की सारी बातें कल जो मैंने कॉन्सेप्ट उसमें एक्सप्लेन किया हूं दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैंने सिंपल इस तरीके से लिया था, एक सीट टाइप का, ठीक है। ये पूरा कंटिन्यू ऐसे ले लो, वहां पे जैसे कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लेते हैं हम कोई इस तरीके का ऐसा ले लीजिए और इसमें कोई कलर फिल कर दीजिए तो आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए, है ना। देखिए, और इसमें तो आपको आइडिया लग गया होगा कि फिजिक्स का सिलेबस में एड ऑन हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन केमिस्ट्री के सिलेबस में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उड़ा दी गई है, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। दूसरी बात, आपको एक एनटीए ने नोटिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया होगा कि अब प्रायोरिटी फिजिक्स की पहले ली जाएगी, उसके बाद केमिस्ट्री की, उसके बाद बायो की। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, पहले बायोलॉजी लिया जाता था, फिर केमिस्ट्री लिया जाता था, फिर फिजिक्स लिया जाता था। ये ध्यान रखे रहना, तो ये गलती मत कर देना आप कोई भी। तो इसका हम यहाँ से एक्सेस ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम आर स्क्वायर यूज करेंगे। सेम जितना मास यहाँ पर है उतने ही मास का अगर हम, ठीक है ना, इसका जो है एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है यहां से ले लेते हैं हम लोग। एक चीज पे हम थे, मैं कह रहा हूं कि अगर इस शेप से अगर ऐसा शेप मुझे बनाना होगा तो यहाँ का इतना वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है, इतना पोर्शन ये काटेंगे और काट के यहाँ साइड साइड में लगाएंगे तभी ना ऐसा बनेगा। देखो यहाँ खाली हो गया है, यहाँ का इतना मास जो है काटेंगे और काट के इधर साइड साइड में लगा देंगे तो यहाँ पे खाली स्पेस हो गया। ये कॉन्सेप्ट लेकिन ध्यान रखिएगा, हर जगह मत लगा देना भैया। जब मास सेम होगा तभी ध्यान देना इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाए तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। है कि आप देखेंगे कि ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये रेक्टेंगुलर शेप का है और ये आई शेप का बना दिया हूं, तो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें ज्यादा हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा दूर तक मास चला जाएगा। इसमें काफी पास, मास तो सेम ही है, तो ये सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसका ज्यादा होगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आर ज्यादा हो, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया है। इसमें मटेरियल भी कम लगता है, ईंटे कम लगते हैं, इसमें ईंटे ज्यादा लगेंगे। इसमें ईंटे नहीं, ये तो उससे बनता है गिट्टी और सीमेंट से, आप देखे होंगे जो नॉर्मल चीज जानते होंगे। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ज्यादा हो गया, यानी इसकी लाइफ ज्यादा हो जाए। लाइफ ज्यादा होने का मतलब क्या है, अर्थ रोटेट होता रहता है ना भैया, तो जब अर्थ रोटेट होगा तो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन से इसका आई ज्यादा, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो अर्थ के साथ ज्यादा सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके कंपैरिजन में कम है, तो ये थोड़ा कम सर्वाइव। तो जो बीम वाले घर बनते हैं वो थोड़े ज्यादा दिन तक चलते हैं, जो नॉर्मल ईंटे की दीवार चला के नॉर्मल छत लगा दिया जाता है उसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है। तो हम तो यहाँ फिलहाल नीट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये पिछले लेक्चर में ऑलरेडी थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आज मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड ऑन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ नहीं बोला है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो बस इसमें ये समझना है कि ये जो हमारे पास इस तरीके का शेप है, इस तरीके का जो शेप है, इसका मास जो है सेम है, ध्यान रखे रहना। अदर किसी बुक में कुछ और कहा होता है तो एक बार केयरफुली पढ़ना। मैं कह रहा हूं मास का डिस्ट्रीब्यूशन कब चेक करेंगे, जब, ठीक है, मास सेम होगा तो आर से डिसाइड कर लेंगे, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो सपोज दैट अगर मैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं इस एक्सेस के अबाउट कह रहा है, इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है, और इस एक्सेस के अबाउट कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। मेरी बात से सहमत हो? मैंने पिछले टर्म पे एंगल ओंगल बताया था, जो लोग साथ में होंगे एंगल एटलीस्ट समझ गए होंगे, उसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आप, मैंने डिस्टेंस उस दिन नहीं निकाल रहा था इसलिए आज निकाल के भी बता देंगे। अब ये एक्सेस से ध्यान से देखना, अगर मैं I1 की बात लिखूं, पहले I लिख लेते, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मास हम सेम मान के चल रहे हैं, मास इस शेप का सबके लिए सेम लिखेंगे। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो इस शेप का जो भी मास कंसीडर किए होंगे इसके लिए भी वही कंसीडर करेंगे, इसके लिए भी वही कंसीडर करेंगे। तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ले लेता हूं, यानी सीधे सीधे ये आर पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इसको एक्सेस मानता हूं, इसको एक्सेस मानता हूं,
तो मैं I1 I2 करके लिख देता हूँ, ज्यादा बेस्ट है, कंफ्यूजन नहीं। I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां से कितना डिस्टेंस है जी, t का स्क्वायर। अगर मैं I3 लिखता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इसको एक्सेस मानोगे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन ये 4 तक गया है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात से समझ है। अगर I2 निकालेंगे तो I2 मैं आपको निकाल के भी बता दे रहा हूं, यहां पर मैं इसे मिटा दूं जी, इसको जरूरत थोड़ी ना। मैंने एक चीज बताया था कि याद रखे रहिएगा, 3 के सामने जब कभी ऐसा ट्रेंगल आए, दोबारा भी बता दे रहा हूं, हो सकता कोई बच्चे अभी आज की पहली क्लास उनकी हो तो उनको क्या मतलब पिछले लेक्चर से। ठीक है, देखो इधर, इधर जो है हम इसको 3 बोला है, इसको 4 बोला है, इसको 5 बोला है। ये राइट एंगल ट्रेंगल जब भी 3 4 5 बनेगा तो ये 90 डिग्री होता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। और 3 के सामने मैंने ऐसे याद किया हूँ, 3 के सामने 37 डिग्री होता है, तो ये पता ही है 53 डिग्री होगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। मेरी बात से सहमत हो। अब ये वाला डिस्टेंस इस एक्सेस को मानेंगे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं तक तो आया, तो ये डिस्टेंस मानेंगे तो इसको मैं डी मान ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर इस ट्रेंगल में निकालोगे साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब डी अपॉन हाई, 90 के सामने माना हाइपोटेनियस क्या है 4। साइन 37 डिग्री की वैल्यू मैं बता रहा हूं, याद रखे रहना। याद क्या करना, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5, तो d डिवाइडेड बाई 4, तो d की वैल्यू कितनी हो गई जी, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। मेरी बात समझे, ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 2.4। ये आएगा, कट करके देख लो, 5 2 जा 10 और ठीक है 2.4 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, लिख लीजिए, ये I2 को लिखोगे तो यहाँ I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2.4 का स्क्वायर, सारे ऑर्डर आप लिख सकते हो। मेरी बात समझे, मतलब अगर मैं इस एक्सेस को मानूंगा तो मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्टेंस है ये लेंगे, अगर मैं इसको एक्सेस मानूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन मास इसको मानेंगे हम लोग, मास तो सेम मान ले रहे हैं, इसको एक्सेस मानेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन इसको मानेंगे। ये आज समझ में आया। अगला क्वेश्चन या उसके अगले क्वेश्चन को शायद मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप ऐसे समझ सकते हो। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसका तो सबसे ज्यादा 4 का स्क्वायर होगा। मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसमें अगर चेक करेंगे तो देखो ये हो जा रहा है हमारा I2 की वैल्यू 2 है और I1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर है, तो ये जो I2 ग्रेटर देन I1 आ ही नहीं रहा है। अगर आंसर सही होता तो मैं मानता चलो कुछ उसने डिसाइड किया होगा बुक वालों ने, उस हिसाब से ठीक कर दिया होगा भैया, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है ना। खुद देखो 2.4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में ज्यादा कौन होगा, यही तो होगा ना। तो इस पे चलेंगे, यानी ए और बी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। मेरी बात समझे, गलत नहीं हो गया। फिर यहां से देखो ये I1 ज्यादा हो जा रहा I2 से, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो तो करना, नहीं करना हो तो ना करना। ये I3 है, मैं पिछली लेक्चर में एक्सप्लेन किया था तो इसलिए बता दे रहा हूँ। 4 का स्क्वायर है हमारा, तो I3 किससे ज्यादा है हमारा I1 से, ये चीज करेक्ट हुआ। मेरी बात से सहमत हो। और I3 ग्रेटर देन I2 है। अब देखो ये 4 का अगर स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो भी तो इससे ज्यादा आएगा, यानी I2 ग्रेटर देन ये I3 होगा। इनकरेक्ट तो नहीं पूछा है ना जी, फॉलोइंग एडजॉइनिंग डायग्राम करेक्ट रिलेशन पूछा है। ठीक है भैया, तो ये चीज जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2.I3 जो है ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो I3 ग्रेटर देन I2 भी होगा। ये 3 का स्क्वायर है, 2.4 का स्क्वायर है, ये करेक्ट होगा। यानी ये वाला इसमें 3 ऑप्शन सही आ जा रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या प्रिंट मिस्टेक होगा, मेरी बात समझे, इसमें होगा कि कौन सा इनकरेक्ट है। मैं लगा दूं, कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गए जी। IN, अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए। इस क्वेश्चन में पूछा है द एडजॉइनिंग डायग्राम the incorrect relationship between I1, I2 and I3, the moment of inertia is, तो इसका P ऑप्शन